जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान फिजिक्स को पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में देखेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में कि परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इसमें कौन से सवाल बनते हैं, इसमें कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं, कौन से प्रश्न बनते हैं, वो सभी सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक ठीक, देखते हैं। देखिए, हमारा पहला चैप्टर है ये प्रकाश ना। तो प्रकाश हमें क्या है, देखिए प्रकाश होता क्या है। देखिए, मैं प्रकाश के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। प्रकाश, देखिए प्रकाश क्या है। अगर ये प्रकाश है तभी तो हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या करता है कि एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, तो प्रकाश की परिभाषा अगर देना चाहे तो हम लोग कैसे दे सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है या फिर एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, अर्थात देखने में सहायक होती है। ठीक, जैसे हम लोग किसी वस्तु को देख ले रहे हैं तो मतलब इसमें हम इस पर प्रकाश जा रही है तभी हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक, तो हमारे देखने की क्षमता को जगा रही है, दृष्टि ज्ञान को बढ़ा रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रकाश कहेंगे। ठीक, हालांकि प्रकाश का तो पेपर में कभी परिभाषा नहीं आता है। ठीक, देखिए प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। ठीक, प्रकाश में क्वालिटी क्या क्या होती है, या किस माध्यम में चलती है, कैसे कैसे चलती है, देखते हैं। आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए लिखा है प्रकाश गुण में, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। ठीक, सीधी सरल रेखा में गमन करती है, मतलब अब बात समझिए। ठीक, अब बात समझिए, सरल रेखा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने लाइट मारा। ठीक, मैंने लाइट बना दिया है। मान लीजिए मेरी लाइट बल रही है। ठीक, ये मेरी लाइट जल रही है। अच्छा बताइए, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा तो एकदम सीधे तो निकलेगा। ठीक, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से मान लीजिए लाइट है तो मेरा प्रकाश में लाइट बरूंगा तो ऐसे ऐसे घूम फिर के जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। तो प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में क्या करती है, गमन करती है। यह प्रकाश की एक क्वालिटी, एक खूबी है। ठीक, और दूसरा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, माध्यम क्या होता है, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ, मैं जो बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है। सुनाई क्यों दे रहा है कि हमारे चारों ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल में छोटे छोटे वायु के कण हैं जो एक दूसरे से कंपन होके टकरा टकरा के हमें क्या देते हैं, सुनाई देते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही निर्वात में हम चले जाएं, ठीक, तो हमें सुनाई नहीं देगा। जैसे लिखा ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसमें माध्यम की चलने की कोई, मतलब इसको चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। ठीक, जैसे हम लोग को अगर बोलना है तो हमें हवा रहेगा तभी हम बोल पाएंगे, तभी सुन पाएंगे, अन्यथा बोल नहीं पाएंगे। लेकिन लाइट में वो बात नहीं है। लाइट बिना माध्यम के सीधी सरल रेखा में क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। ठीक, और लिखा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को की तीक्ष्ण छाया बनाते हैं। जैसे ये कुछ खास नहीं है। प्रकाश जैसे लिखा है ना कि प्रकाश अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब क्या होता है कि जिसकी हम आर पार वस्तु नहीं देख सकते, उसकी तीक्ष्ण छाया बनाती है। ठीक, और लिखा है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। लिखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे देखिए प्रकाश की चाल क्या लिखा है, प्रकाश की चाल देखिए होता है 3 × 10⁸। हो सकता है आपको पेपर में आ जाए प्रकाश की चाल कितनी होती है। अब देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब बात समझिए कि ये निर्वात क्या होता है। देखिए निर्वात का मतलब होता है कि जहां पर हवा और पानी नहीं होते हैं। ठीक, जहां पर न तो थोड़ा सा हवा का अंश रहे और न ही वहां पर हवा पानी, मतलब कुछ वहां पर माध्यम ही नहीं रहे, उसे क्या कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है, निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में वह इतना मीटर चली जाती है। ठीक, प्रकाश के गुण मान लीजिए 3 4 टॉपिक है। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के नियम पर। ठीक,
देखिए प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन नियम क्या होता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखिए प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा कैसे दी जाती है, ध्यान समझिए। यदि कोई चिकनी सतह हो, ठीक, मान लीजिए चिकनी सतह है ना, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए लाइट है, अगर मैं इस पर लाइट मारूं तो लाइट इस तरफ बल के वापस इस तरह वापस चली जाएगी, ठीक। अगर मैं इस पर लाइट मारूं इस तरह तो वापस इस तरह चली जाएगी। तो मतलब अब मान लीजिए पहला माध्यम है, तो मैं अगर प्रकाश किसी चिकने सतह पर पड़े और पुनः उसी मार्ग पड़े और पुनः उसी माध्यम में लौट जाए और इसी पूरी पर घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लाइट बार रहा हूँ, ठीक, अगर मैं लाइट बारूंगा तो ये टकरा के वापस यहाँ से वो चली जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का टकराव होता है। लेकिन देखिए टकराव होना चाहिए चिकनी सतह पर होना चाहिए। चिकनी सतह का मतलब कि इसका अधिकांश भाग क्या हो जाए, टकरा कर बाहर निकल जाए। अगर यहाँ पर टकराए तो वह आधा से ज्यादा परावर्तित होके मुड़ जाए, ठीक। तो देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे प्रकाश का मतलब की परिभाषा एक ठे और है। मैं आपको एक अपने से परिभाषा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, वो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। अगर कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से पर एक माध्यम से दूसरे एक माध्यम से किसी चिकने पृष्ठ पर पड़े, ठीक, और टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस पूरी परिघटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक। अब इसमें पढ़ा जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक। प्रकाश का परावर्तन यही है, कुछ नहीं है, ठीक। वो जो आप लोग जो मैंने बताया उसे एक बार अपने से कॉपी में लिख लीजिए या फिर आपको नीचे दिख रहा होगा उसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ध्यान से देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन है, इसमें दो नियम है, कितने नियम है, दो नियम है, ठीक। प्रकाश का परावर्तन हो गया, इसका नियम हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नियम। अच्छा थोड़ा सा इसमें आपको मैं चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए अगर कोई, इसी में प्रकाश का परावर्तन ही बता दे रहा हूँ, नियम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर ये कोई चिकनी सतह है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक। अगर मैं यहाँ पर कोई लाइट, मतलब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर कोई मैं लाइट मारूंगा इस तरह, ये इस तरह वापस चली जाएगी। ऐसा थोड़ी कि जो ये दर्पण लगा इसको छेद कर जाएगी, छेदोगी तो नहीं ना। तो मतलब जैसे आएगी उस तरह वापस चली जाएगी। तो मतलब कि जिस माध्यम से आई थी टकरा कर उसी माध्यम में क्या आ गई, वापस चली गई। और इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक। अब प्रकाश का परावर्तन के नियम देखते हैं, ठीक। प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, देखिए नियम पहला, ध्यान से देखेंगे नियम क्या होता है। इसमें दो नियम होते हैं। पहला, मैं चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक, चित्र में बना दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। अगर ये समतल है, ठीक, अगर ये कोई समतल है, यहाँ पर मैं नहीं बना दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई, देखिए ध्यान से, ये समतल रेखा, ये कोई चिकनी, ये चिकना कोई पृष्ठ है, ठीक, ये कोई चिकना पृष्ठ है, यहाँ पर रंगा गया भाग है, यहाँ पर प्रकाश नहीं जा पाएगा। अगर यहाँ पर कोई लाइट आए इस तरह और इस तरह क्या हो जाए, वापस चली जाए, ठीक। तो अब ध्यान से देखिए प्रकाश का अब नियम कितने होते हैं, दो होते हैं। तो पहला नियम पढ़ा जाएगा, ध्यान समझेंगे। अगर मैं इस पर एक बीच में अभिलंब डालूं, क्या डालूं, अभिलंब, अभिलंब को मतलब दोनों को बीच में बांट काट देगा, बराबर बराबर कोण पर क्या करता है, काटता है, ठीक। अगर ये हमारा क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब है, ठीक। अब बताइए ये आने वाली किरण है ना, तो इसको कहा जाता है आपतित किरण, क्या कहा जाता है इसे, आपतित किरण, ठीक। अच्छा ये टकरा कर वापस जा रही है, मतलब परावर्त होके जा रही है, तो इसको कहा जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित
वर्तित किरण, ठीक, परावर्तित किरण, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अभिलंब और पहला इसमें नियम क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखिए तो ये आपतित किरण है और ये विलंब है, तो इनके बीच में कौन सा कोण बनेगा, इसका नाम होता है आपतन कोण। अच्छा, ये परावर्तित किरण है और ये अविलंब है, तो इनके बीच में कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा, ठीक। तो इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है इसे, आपतन कोण कहा जाता है। अच्छा ये देखिए भाई साहब, ये परावर्त होकर जा रही है, तो इसको कहा जाता है परावर्तन कोण कहा जाता है, परावर्तन कोण, ठीक, परावर्तन कोण है। अच्छा ये आपतन है तो इसको आई से दर्शाते हैं, ठीक, और ये रिफ्लेक्टेड है, आर फॉर है, तो इसको आर से दर्शाते हैं, ठीक। तो इसमें पहला नियम होता है, ये पूरी प्रकाश की परिघटना है, ठीक, यहाँ से लाइट आएगी इस तरह और चिकनी सतह से लड़के वापस चली जाएगी। तो इसमें पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक। मतलब ये आई और आर है ना, तो मतलब एंगल आई बराबर क्या मिलेगा, एंगल आर मिलेगा। ये पहला नियम होता है, ठीक। आप परावर्तन का, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब निकाल इसका देखिए दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन का दूसरा नियम, ध्यान से देखिए, इसमें तो आपको चित्र से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण, क्या तीनों एक ही बिंदु पर है क्या। देखिए अगर ये बिंदु में ले लूं, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों हमेशा क्या रहेंगे, एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये तो सबको पता है, देखने पर भी पता चल जा रहा है, इसी को नियम में बस बदल दिया गया है और कुछ थोड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा ये हमारा क्या है, अविलंब न है, तथा अविलंब, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर होते हैं। अब देखिए आपको दिख भी रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के बिंदु है। तो ये इसी की भाषा को प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। पहला नियम होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण मतलब एंगल एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम होता है जो चित्र में दिख रहा है वही नियम है। नियम देखिए क्या दिख रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और यह विलंब तीनों क्या एक ही बिंदु पर है ना। तो हम लिख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या फिर एक ही तल पर होते हैं, बात एक ही है, ठीक। तो इसको क्या कहता है, प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। उतार लेंगे आप लोग, अगर ये चित्र बनाएंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक। ये चित्र से ज्यादा समझ में आएगा ये सवाल। देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं आगे क्या हम आपके पढ़ना है। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, इसको उतार लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादा समझ में आ रहा है, बहुत आसान भी है। देखिए आप समतल दर्पण देखिए, जो हमने यहाँ पर चित्र बनाया था वो हमारा समतल दर्पण था। अब समतल दर्पण में कुछ खासियत होती है, ध्यान से देखेंगे। देखिए लिखा है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ना, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब
बिंब मतलब समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, ध्यान से देखेंगे। अब देखिए मान, जो समतल दर्पण समझते हैं, जिसमें आप लोग अपना मुंह देखते हैं, सुबह सुबह कोचिंग जाते हैं बाहर जाके, वही हमारी क्या होती है, समतल दर्पण होती है। ठीक। तो देखिए समतल दर्पण को बनाने का नियम देखिए यहाँ पर इस तरह होता है। ये एक ही और पालिश होता है ना, अगर दोनों ओर पालिश रहेगा तो मुंह अपना किस में देखोगे, नहीं देख पाएंगे हम लोग ना। देखिए यहाँ पर नियम होता है, मान लीजिए ये इस चित्र कुछ इस तरह बनाया है, मैं आपको चित्र बना दे रहा हूँ। मान लीजिए मुख्य अक्ष है, ठीक, और यहाँ पर कोई वस्तु ए भी है, ठीक, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है, यहाँ से परावर्तित होकर जाएगी, और जैसे ही जाएगी 90 कोण पर ये वापस चली जाएगी, और ये इस तरह इस पर जाएगी अभिलंब से, तो ये वापस इस तरह चली जाएगी, ये आई ये बनेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें प्रतीत होता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए हमारा चित्र इस तरह बनता है कुछ, तो हमारा बी डैश और ए डैश। अब ध्यान से देखेंगे, अगर ये मान लीजिए यू दूरी, जितना ये दूरी है भाई साहब उतनी ये भी दूरी है, तो समतल दर्पण क्या करता है, ध्यान से देखेंगे कि जितना दूरी पर वस्तु बनता है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब हमारा क्या बनेगा, समतल दूरी पर बनता है, समतल दर्पण में बनता है। ठीक। अब देखिए इसमें लिखा क्या गया है चित्र में कि आभासी एवं सीधा बनता है। देखिए ध्यान से, आभासी का मतलब कि डॉट डॉट लाइन। देखिए ये प्रकाश तो लाइट गई थी वापस चली आई, तो मैं मान लेता हूँ ये प्रतीत होते होते यहाँ पर जाके मिली होगी, तो ये चित्र हमें यहाँ पर बना होगा। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, मतलब समतल दर्पण हमेशा क्या होता है, बराबर चित्र बनाता है। ठीक। और आभासी और हमेशा सीधा बनाता है, लिखा होगा आपको। और देखा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। मैंने भी बताया कि जितना इस वस्तु का प्रतिबिंब होगा उतना ही इसका भी प्रतिबिंब होगा। ठीक। देखा प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितने दर्पण की से दूरी है। देखिए ध्यान से, देखिए ये ये वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर होगा, ये प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक। मैं आपको यहाँ पर कुछ बाद में कुछ कंसेप्ट बताऊंगा ना, कि यदि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर अगर ये 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल चल रहा है दर्पण की ओर, तो ये प्रतिबिंब इधर किसका आएगा, दुगुना हो जाएगा कि आधा होगा कि वही होगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक। और लिखा है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित करता है। परिवर्तित करने का मतलब क्या है, कि देखेंगे ध्यान से कि आपका दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, आपका जो बायां रहेगा वह समतल दर्पण दायां बन जाता है, और जो दायां रहेगा वह समतल दर्पण क्या बन जाता है, बायां बन जाता है। उसी को यह भाषा लिखा गया है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित कर देता है, मतलब कि दायां का बायां और बायां का दायां बदल देता है। ठीक। आगे पढ़ते हैं। देखिए हमें पढ़ना है गोलीय दर्पण ना। अब गोलीय दर्पण होते क्या है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक। आप लोग को इसके नीचे दिख रहे होंगे। ठीक। अब पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण होते क्या, ध्यान समझेंगे। गोलीय दर्पण, अब मान लीजिए अगर कोई कोई गोला लीजिए, खोखला, मान लीजिए गोला है। ठीक। अगर गोला है, अब मैं यहाँ पर उसका इस तरह ये भाग मान लीजिए काट दे रहा हूँ। ठीक। मैं काट दूंगा तो इसे मैं बाहर निकाल दूंगा। तो अगर मैं ये जो सतह बनेगा ये इसी तरह मिलेगा हमें। अगर मैं इसके बाहरी भाग को रंगू एक बार, और मैं इसके आंतरिक वाले और इसके एक बार मैं अंदर वाले भाग को रंग दे रहा हूँ। ठीक। बाहर वाले एक बार मैं अंदर वाले भाग को क्या कर दो, रंग दो एक बार। तो देखिए ध्यान से, तो जब बाहर के भाग को रंगा जाएगा ना और अंदर वाला छोड़ा जाएगा, तो ये अवतल दर्पण बनेगा। और ये नहीं, ये उत्तल दर्पण और नहीं अवतल दर्पण, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक। अवतल अवतल दर्पण है। ठीक। अगर हम देखिए यहाँ पर इसका परावर्तित पृष्ठ उभरा वाला है ना, इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। क्या कहा जाएगा, उत्तल दर्पण कहा जाएगा। इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे अवतल दर्पण। ठीक। अब अवतल दर्पण में होता क्या है, ये भी कोई मान लीजिए, देखिए ध्यान से, अगर ये कोई गोला रहा होगा शुरू शुरू में ना, गोला में रहा होगा, इसको मैंने काट दिया है और इसको मैंने बाहरी भाग को क्या कर दिया, रंग दिया गया है। और इसी चीज को मैं अगर ऊपर ले जाकर रखूंगा तो अलग अलग सतह पर अलग अलग चीज बनेगी।
तो उससे क्या रहता है, अवतल दर्पण बनेगा। अगर मैं बाहर वाले भाग को रंगू, मतलब उभरे हुए भाग को रंगू, तो अवतल दर्पण बनेगा। अगर मैं अंदर के भाग को रंग दूं तो वहां पर क्या बनेगा, उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक, देखिए इसमें और क्या बाकी है, आपको लोगों को ये समझ में आया होगा ना। अब मैं यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ। जैसे लिखा है कि गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द। अब ये गोली दर्पण में कुछ शब्द प्रयोग हो जाते हैं, जैसे फोकस दूरी क्या होती है, ठीक, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सब हम अभी पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो भाई साहब अगर बढ़िया से आप लोग पढ़ लेना तो समझ लिए कि मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो न्यूमेरिकल में समझ लिए कि 1% आपको दिक्कत नहीं होगा। मैंने समझ लिए कि जब मैं तैयारी करता था, समझ बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल डायरेक्ट समझ लिए कि मतलब कि मात्र 1-2 लाइन में आंसर हम लोग लाते थे। जब मैं तैयारी करता था मात्र 1-2 लाइन में आंसर आता था। लेकिन आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, उस हिसाब से मेरा साथ देंगे, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा, आप मेरी रफ्तार पकड़ लेंगे। ठीक, देखिए लिखा है कुछ शब्द बचा है, जैसे मैं जो चित्र बना उसी को मैं बना दे रहा हूँ। ठीक, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ शब्द है। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। देखिए शब्दावली आप लोग को पृष्ठ पर दिख रहा होगा ना, मतलब आपको दिख रहा होगा, मैं फोटो भी लगा दूंगा एक, आप लोग वहां समझ लीजिए। ठीक, मान लीजिए अवतल दर्पण है, क्या है, ये अवतल दर्पण है। मैंने बताया था कि वो बराबर भाग रंग देंगे तो अवतल दर्पण बनेगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसको नाम दिया जाता है पी। अब ये पी का होता है ध्रुव, होता है क्या होता है, ध्रुव। अब यहाँ पर समझेंगे ध्रुव क्या होता है, ध्रुव, इसको कहा जाता है पोल। अब ध्यान देखिए, यह अब लाइट अंदर से जाएगी ना, तो ध्यान देखिए ये परावर्तित पृष्ठ के मध्य भाग को ध्यान समझिए, इसी में परावर्तन होगा। परावर्तित पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, या फिर मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, ध्रुव होता है। ठीक, अच्छा, अच्छा मान लीजिए अगर ये वक्ता, मतलब मैं इसी में सब बना दे रहा हूँ, आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। मैं इसी चित्र को थोड़ा सा बना दे रहा हूँ बड़ा, आप लोग समझ लीजिएगा, लिखना नहीं पड़ेगा, इतना गारंटी है। ठीक, समझ लेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या था, पी था। ठीक, अच्छा मत बताइए, अगर ये वक्र था, काटे हैं, तो ये पहले कुछ न कुछ गोला रहा होगा ना, इसी तरफ वृत्त बना होगा, तभी तो ये वक्र बना है। तो इसकी त्रिज्या कुछ ना कुछ रही होगी। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या कितनी थी, आर थी। ठीक, यहाँ पर ये इस रेखा को मैं इस तरह मिला दे रहा हूँ, इस तरह होकर जाएगी। ठीक, यहाँ पर ये थोड़ी सी सीधी रहेगी। ठीक, और ये थोड़ा सा, ठीक, तो इसको क्या कहता है, परावर्तित पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। ये हमारा क्या है, ध्रुव है। ठीक, अच्छा ये वृत्त का क्या बनेगा, केंद्र बनेगा, इसको क्या कहा जाता है, केंद्र। तो इस को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, क्या कहा जाएगा, वक्रता केंद्र। अब इसको केंद्र क्यों जाता है, जैसे बताइए, अगर ये कोई वृत्त है तो इस वृत्त का कुछ ना कुछ केंद्र रहा होगा ना, तो इसी तरह इस वृत्त को जब बनेगा तो इसका कोई ना कोई केंद्र था, तो इसको नाम दिया जाता है वक्रता केंद्र। ठीक, क्योंकि ये वक्र पर कटा होता है, इसलिए इसका नाम वक्रता केंद्र हो जाता है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, वक्रता केंद्र, और ध्यान समझेंगे, वक्रता केंद्र में ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक, अब ध्यान समझेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ध्यान समझेंगे, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं समझ लीजिए इतना बढ़िया से डायग्राम में सब चीज याद हो जाएगा। ठीक, हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक, अच्छा इस बताइए केंद्र है और ये एक प्रकार की वृत्त है, तो इनके बीच की दूरी
त्रिज्या ही तो कहलाती है। तो इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहा जाता है यहाँ से, तो यहाँ से ओ से लेके ये बिंदु पी तक, इसको कहा जाता है कैपिटल आर। आर का रेडियस होता है ना, तो इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, ठीक। ये वक्रता त्रिज्या है। बिंदु ओ से पी के बीच की दूरी हमारा क्या वक्रता त्रिज्या है, कर्वेचर ऑफ रेडियस है, ठीक। अब यहाँ पर बचता है हमारा बनता फोकस। क्या बनेगा, फोकस। अब फोकस हमारा क्या होता है, ध्यान समझेंगे। केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा क्या एफ है, ठीक। क्या है, कैपिटल एफ है। तो मैं इसको क्या मान सकता हूँ, ध्यान समझेंगे। अगर यहाँ पर आपको फोकस दूरी की परिभाषा लिखना है, फोकस को यहाँ पर लिखेंगे ओ तथा पी, ओ तथा पी के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक। फोकस हो गया हमारा। तो ये हमारा देखिए ओ और पी मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी होती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है, हमारी फोकस दूरी होती है। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। भाई साहब फोकस दूरी हमारी क्या मिलेगी, ध्यान से समझेंगे। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या हमारी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। नाम से स्पष्ट है। तो लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल एफ तथा पी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है, ठीक। ओ और एफ के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और देखते हैं, और फोकस दूरी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब तो लगभग हमको लग रहा है सब हो गया है। और बाकी और बचा क्या है, मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस, इसी को मुख्य फोकस भी कहा जाता है। ये हमारा ओ ये क्या है, हमारा मुख्य फोकस का मुख्य फोकस है। क्या है, हमारा मुख्य फोकस। भाई साहब अगर ये आप लोग को डायग्राम समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपको न्यूमेरिकल हल करने में समझ लीजिए कि आप थोड़ा हिचकिचाएंगे नहीं, खटाखट सवाल लगाएंगे, ठीक। ये चित्र समझ लीजिए, ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब तो अगर हमको सब हो गया है, अब लगभग में सब हो गया है, ठीक। इसको उतार लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला कुछ, तो दर्पण की प्रतिबिंब बनेंगे अब कुछ। देखिए यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है हमारी। यहाँ पर लिख देंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है, ठीक। मतलब कि ये हमारे हैं, अगर नहीं भी दे जानेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको उतार लेंगे। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग प्रतिबिंब बनता कैसे है, अब ये हम लोग देखेंगे, ठीक। अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ऐसा थोड़ी है कि तुरंत आके वो चले आएंगे मुंह उठा के बनाने के लिए। काफी देखना पड़ता है कि कैसे पढ़ाया जाए, कैसे देखना है, ठीक। तो आप लोग से क्या करना है, बस एक शेयर और एक लाइक ही तो करना है। इतना काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक। देखिए लिखा है, अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता दे रहा हूँ। देखिए लिखा है कि अवतल दर्पण द्वारा बनने के कुछ नियम ना, किरण आरेख बनने के कुछ नियम। अब देखिए ध्यान से, अवतल, देखिए आप लिखा है ना अवतल दर्पण द्वारा बनने के कुछ नियम आरेख। आप लोग यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट इसमें लिखा है
कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक, अब ये सवाल कहना क्या चाहता है, ध्यान से समझेंगे। अगर ये मान लीजिए हमारा वक्रता केंद्र था, मैं वो जो लिखा है वो इसकी बात बता रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए हमारा ये अवतल दर्पण है। ठीक, और ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, और ये हमारा क्या है, मान लीजिए सी है, और ये हमारा क्या है, एफ है। क्या है हमारा, एफ है। और ये हमारा क्या है, पी है, पी फॉर पोल, मैंने अभी बताया ये सब। तो ध्यान से देखेंगे, पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ध्यान समझेंगे, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ठीक, तो कोई यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर दिखी जा रही है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। अगर मान लीजिए अगर कोई किरण इस तरह भी देखी जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यहाँ पर क्या बना देंगे, मुख्य फोकस बनेगी। तो ध्यान से देखेंगे, तो ये समांतर जा रही है तो टकरा कर मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और ये भी समांतर जा रही है तो टकरा कर दर्पण से मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये हमारी क्या कहलाती है, फोकस है। यह नियम होता है कि यदि कोई वक्र किसी मुख्य अक्ष के समांतर गुजरे तो दर्पण से टकराने के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से ही होकर जाता है। यही पॉइंट उसमें लिखा गया है। ठीक, अगला सवाल देखिए, अगला पॉइंट देखिए लिखा है, देखिए इतना याद रखिए कि प्रतिबिंब कब बनता है, कि जब दो परावर्तित किरण टकराती है वहीं पर, मतलब जो एक दूसरे को जब क्रॉस कर देती है, काट देती है, तो वहीं पर हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम हमें दो किरण चाहिए, दो किरण रहेगा तभी हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। ठीक, देखते हैं अगला लिखा है क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। दूसरा नियम देखिए लिखा है इसमें, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एकदम सेम इसी का उल्टा है। अब ध्यान से देखेंगे, यदि कोई अवतल दर्पण है इस तरह, अगर अवतल, एक मिनट, थोड़ा आपको दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट, अगर मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, तो दूसरा पॉइंट सवाल में कर रहा है, मान लीजिए हमारा सी है, क्या है, सी है, और ये हमारा एफ है। ठीक, तो सवाल में कर रहा है कि पहले नियम मैंने बताया था कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। लेकिन दूसरा नियम क्या क्या कहता है कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरे, कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस। देखिए अगर ये कोई किरण अगर मुख्य फोकस से होकर गुजरे तो दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष से क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। सेम पहला वाला नियम का क्या कर दिया जा रहा है, उल्टा कर रहा है। देखिए यार उसमें क्या कहता था कि समांतर जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और इसमें कह रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो समांतर हो जाएगी। बतिया तक का कर रहा है, बस भूलवा रहा है हमको। ठीक, अच्छा मान लीजिए अगर कोई किरण अगर इस तरह चली जाए, अगर मान लीजिए कोई किरण अगर इस तरह जाए, मुख्य फोकस पर हो जाएगी, तो मुख्य फोकस पर जाएगी, और जब मुख्य फोकस पर टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी भाई साहब, समांतर हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो देखिए हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा जहां पर ये लड़ेंगे, लड़ेंगे ने बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, तो इसमें क्या कहता है कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए ये भी कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गई है तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई है। और ये भी कोई किरण देखिए ध्यान से गई है इस तरह, ये भी गई है, अब गई है तो मुख्य फोकस से होकर गई है, अब मुख्य फोकस से होकर गई है तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये कहाँ पर हो गई है, मुख्य अक्ष क्या हो गई है, समांतर हो गई है। ये हमारा क्या होता है, कंसेप्ट होता है। ठीक, बना लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, आप लोग अगर फेयर भी बना लेंगे देखेंगे तो इस देखिए पेपर में से डायरेक्ट इसमें से सवाल छप जाएंगे। ठीक, इतना याद रखिए, सवाल तो डायरेक्ट छपने इसमें। देखिए तीसरा पॉइंट में इसमें क्या लिखा गया है, हाँ, वक्रता केंद्र से, देखिए लिखा है क्या कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है, वो उसी वापस दिशा में क्या होती है, लौट जाती है।
अब ध्यान समझेंगे ये कहना क्या चाहता है। अगर ये हमारी क्या है, दर्पण है, क्या हो हमारा ये दर्पण है। अगर दर्पण है, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ये हमारा देखिए इसका इन सब पर इतना यूज हो जाएगा ना, ये आपको याद हो जाएंगे। मान लीजिए ओ है, ठीक, और ये हमारा क्या एफ है, मुख्य बिंदु, ठीक। नियम क्या होता है, ये मान लीजिए ओ नहीं है, सी मान लीजिए, ठीक, सेंटर है, ठीक। तो नियम होता है कि यदि कोई रेखा, यदि कोई किरण सेंटर पर से जाए तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई किरण, ध्यान से देखिए, यदि कोई किरण केंद्र से होकर जाए, कहाँ से जाएगी, केंद्र से। यदि कोई किरण केंद्र से होकर जाए, जैसे केंद्र से जाएगी भाई साहब उसी दिशा में क्या हो जाएगी, वापस आएगी, मतलब इसी पर जाएगी और इसी पर वापस आ जाएगी। ये थोड़ा भी विचलित नहीं होगी। देखिए यदि कोई किरण मुख्य अक्ष अगर केंद्र से होकर जाएगी इस तरह, तो मुख्य केंद्र से होकर जाएगी तो वह वापस उसी दिशा में क्या कर जाएगी, मुड़ जाएगी। तो इसको तीसरा नियम दिखाया गया है। देखिए ये कोई सी मान लीजिए, तो इस तरह अगर मान लीजिए कोई किरण अगर इस तरह जाए, ध्यान समझिए, तो अगर ये भी मुख्य, ये भी केंद्र से होकर जा रहा है, सेंटर से होकर जा रहा है। भाई साहब अगर कोई किरण सेंटर से होकर जाए, तो अगर ये इस तरह जा रहा है तो टकराने के पश्चात भी क्या जगह वापस चली आएगी, वापस चली आएगी, वापस चली आएगी। और ये इस तरह कोई गया है तो यह वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या नियम है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात क्या जाए, वक्रता केंद्र पर वापस चली जाती है। ये भी देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वापस उसी केंद्र पर क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। यह तीसरा कंसेप्ट है, ठीक। देखिए चौथा इसमें का, एक मिनट देखिए, चौथा लिखा है कि आप अवतल दर्पण के बिंदु की पी की ओर मुख्य अक्ष के से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते, और मतलब वही है, परावर्तन का कोण ही कहा गया है, ठीक। चौथा नियम मैं बता दे रहा हूँ, ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए नियम क्या कहता है, ध्यान समझेंगे। अगर ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पी हो जाएगा, ठीक। देखिए लिखा अवतल दर्पण के बिंदु पी, मतलब पी की ओर मुख्य अक्ष के से तिर्यक दिशा में आपतित किरण एक ही दिशा में परिवर्तित हो। जैसे बात समझिए, अगर कोई किरण मतलब अगर इसको बीच में विलंब मान लिया जाए, तो यदि भाई साहब अगर कोई किरण अगर पी पर हो जाए, पी पर गुजरे, तो पी पर गुजरेगी तो वह वापस परावर्तित होकर इस तरह चली जाएगी, ठीक। मतलब ये जैसे जाएगी उसी तरह, परावर्तन का नियम यही ना होता है। ये इस तरह जाएगी तो ये इस तरह क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो ध्यान से देखेंगे, मतलब ये वाले एंगल और ये एंगल वाले एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आई वाला कौन है, आपतन किरण है ना, आपतित किरण है, क्या है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये हमारी क्या है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक। तो वही लिखा गया है कि ये एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, ये बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक। एक ही समान कोण बनाती है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाए। और मैंने ये प्रकाश के परावर्तन में भी तो नियम बताया है, ठीक। देखिए टाइम कितना हो गया है, देखिए भाई साहब टाइम हो चला है ना, टाइम हो गया है। अगर मैं और ज्यादा बना दूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कल समझ लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ा जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। जैसे हम लोग कल क्या पढ़ेंगे कि कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। यदि वस्तु को हम मुख्य फोकस पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा चित्र कहाँ पर बनेगा। मतलब ये सब पढ़ जाएगा कल ना। आज के लिए इतना ही रहने देंगे। देखिए मैंने जितना पढ़ाया है उतना आप लोग मतलब बढ़िया से पढ़ लेंगे। मेरी गारंटी है भाई साहब कि फिजिक्स में भी जैसे मैंने मैथ में गारंटी लिया है,
उसी तरह फिजिक्स में भी आपकी गारंटी है कि एक नंबर बाहर नहीं जाएगा। 100% पेपर रहेंगे, चाहे 10 वाले रहे, चाहे 12 वाले मैथ के, चाहे 10 वाले फिजिक्स के रहे, ठीक। आपका 1% नहीं जाएगा इधर उधर, 100% नंबर की गारंटी मेरी है, ठीक। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ना। और मैंने जितना बताया है ये भाई साहब उसको एक बार घर पर पढ़ लीजिएगा, तभी सवाल समझ में आएंगे। क्योंकि यहाँ से देखिए बोर्ड के सवाल, कुछ सवाल पैटर्न फिक्स होते हैं, ठीक। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।